रिपब्लिक डे की खास तौर से बधाई। ये पता नहीं अगले साल रिपब्लिक डे मनेगा या नहीं मनेगा, ये देखने की बात होगी। अब मनेगा भी तो किस रंग में और किस रूप में, किस स्वरूप में मनेगा, इसका अंदाज़ा अभी थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। हमें अंदाज़ा है, बाकी देश के आवाम जनता को, जनता जनार्दन को ये पता होना चाहिए कि अगला रिपब्लिक डे का स्वरूप कैसा होगा। इस साल के चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट होने लगेगा। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, तमाम इनके बारे में लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल अभी तक सरकार की ओर से अनुत्तरित है। देव से देश और राम से राष्ट्र, देव राष्ट्र और राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। उसी के बाद तुरंत जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह जो है अकारण नहीं है। बिहार में जाति सर्वे हुआ और जाति सर्वे के हिसाब से आरक्षण का भी प्रावधान हुआ। अति पिछड़े की आबादी 36% आई। इस संदर्भ में इस जो सम्मान है इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हकमारी यदि हो रही है तो हकमारी कौन कर रहा है? आरएसएस प्रायोजित बीजेपी सरकार सांकेतिक पॉलिटिक्स करने में महारत हासिल है, सब जानते हैं। अभी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं कि मैं ओबीसी पिछड़ा समुदाय का हूं। लॉ मिनिस्टर वो भी दलित समुदाय के हैं। तो तमाम ये सब हैं। लेकिन इस राम राष्ट्र में इन पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्या होगी हिस्सेदारी, क्या होगी उनकी हालत, ये बहुत चिंता का विषय है। और उसके पहले एक बाबा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। तो 33 करोड़ देवी देवता में जो बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं भजते और कृष्ण को भजते हैं या शिव को भजते हैं या भैरव बाबा को भजते हैं, उनके बारे में क्या राय है उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो आखिरकार मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। अहम मुद्दा ईवीएम का है, जाति जनगणना का है, हिस्सेदारी का है। इस संदर्भ में कल और परसों 29 और 30 जनवरी को एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनार के जो आयोजन कर रहे हैं उस संगठन का नाम बताता हूं, और जो मुद्दे होंगे, हमारे कई साथी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वो इस पे अपने विचार रखेंगे कि वी द पीपल, WTP ये ऑर्गेनाइजर हैं, यदुवंशी महासभा, पैगाम, सोशल रेवोल्यूशनरी अलायंस, डायमंड परिवार, ज्ञान गंगोत्री, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। सबका एक संयुक्त प्रयास है, साझा मोर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 जनवरी को 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये हम आपको देंगे भी और हमारे दोस्त इस पर बात भी करेंगे। और काफ़ी देश के जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इस 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। और लोकसभा का चुनाव सामने है, तो कैसा होगा हमारा एजेंडा, क्या होगा मैनिफेस्टो, इसमें 2 दिवसीय चर्चा होनी है। राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमणि पटेल साहब आएंगे, जस्टिस ईश्वरैया साहब आएंगे, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट प्राचा, सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एक्टिविस्ट देश भर से, देश के विभिन्न कोनों से आएंगे और तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, जिसमें कि है बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना, अति पिछड़ों कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें दलित महिलाएं भी होंगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, सरकारी ठेके में प्रोपोर्शनल जो है ठेकेदारी दिया जाए, SC/ST माइनॉरिटीज़ को भी, ओबीसी को भी, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वहाँ पे विशद चर्चा होने वाली है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जी हैं और अनिल कुमार मेरे बगल में, दोनों अगल बगल बैठे हैं, और ज्योति माला हैं
इनसे आग्रह करेंगे क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, आप लोग को समराइज करें। पहले ज्योतिमाला जी से ही शुरू करते हैं जी, लेडीज फर्स्ट। जी, रतन लाल जी ने अभी सारे मुद्दे आपको बता दिए कि क्या क्या हम मतलब करने जा रहे हैं। और ये 29 तारीख और 30 तारीख को एनेक्सी हॉल है जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, उसमें हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि ये एनेक्सी हॉल हमने क्यों बुक किया। इससे पहले हम कई बार रामलीला ग्राउंड में ये प्रोग्राम कर चुके थे और रामलीला ग्राउंड पे भी इस बार अप्रोच किया, यहाँ तक कि ये जो 29 तारीख 30 तारीख मई में भी थी, फरवरी के लिए भी हमने अप्रोच किया, लेकिन वहाँ पे हमें मिल नहीं पाया जगह। वजह ये थी कि एक संस्था है जिसका नाम है सनातन धर्म सभा। उन्होंने 22 तारीख, जिस दिन ये 22 जनवरी जो अभी बीत गया, जिस दिन जो राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ था, उस दिन से लेकर के 26 फरवरी तक रामलीला ग्राउंड एक ही संस्था के नाम पे बुक है। और कोई प्रोग्राम आप अभी भी जाके देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम भी वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन हॉल बुक है। हाँ, लेकिन वो मैदान बुक है। तो ये कोई, आप समझ सकते हैं कि किस साजिश की तरह ऐसा किया गया हो, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। वो चाहते नहीं कि कोई एक्टिविस्ट वहाँ पे कोई आंदोलन करे और किसी भी तरह का वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया जा सके। इसलिए हमें मजबूरन एनेक्सी हॉल को हमने बुक किया है। और यहाँ भी इसमें भी इवन जो अभी हॉल जो बुक किया गया है, यहाँ भी कुछ दिनों बाद पूरे महीने में प्रदर्शनी वाले ने बुक कर रखा है। प्रदर्शनी चलेगी यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लोकसभा चुनाव से पहले। तो मैं इसके अपने मुद्दे पे आती हूँ। हमारा बेसिक यही मुद्दा है कि अभी जो वकील लोगों ने आंदोलन कर रखा है, सर काफ़ी दिनों से बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आप लोग इनसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। लेकिन हम मतलब मेरा कहना है कि जो भी ये मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारा ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जो देश ईवीएम के लिए अधिकृत थी, उन्होंने जो ईवीएम को बनाया, उन्होंने हटा करके अब उनके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सस्पेंशन के बाद यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आता है और उसके लिए सफाई देता है, हर जगह सफाई देते फिर रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। पहला मांग हमारा ये है, ताकि हम सही में लोकतंत्र, सर ने अभी कहा कि अगला बार हम गणतंत्र दिवस देखें ऐसा या ना देखें, हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि अभी कोई मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में, ताकि वो बाद में ऐसा बना सके, मोटिवेशन दे सके। वो बोल सकेंगे कि अरे हम तो वहाँ पे गए भी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग फिर हमें वोट कर दिए और हम 400 के पार हो गए। तो हमें अभी से जागरूक होगा। इस जागरूकता के लिए ही हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे हैं। जो भी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, भले ही अब नीतीश जी को तो हम नहीं कह सकते कि वो किधर से किधर चले जाते हैं, बीजेपी के अब सपोर्ट में जा रहे हैं, और क्या मजबूरी है क्या है, या ये सब हम मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे मतलब जातिगत सर्वे के आधार पर आर्थिक भी वहाँ पे अधिकार मिल रहे हैं, और जो सामाजिक है वो भी हो रहा है, वो पूरे देश में होना चाहिए। और ये इस मुद्दे को हम पूरी तरह से उठाएंगे। इसमें साथ साथ महिला आरक्षण, जो सर ने अभी बताया कि जो महिला आरक्षण जो दिया गया है वो कब पूरा होगा पता नहीं। वो एक महिलाओं को एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वो आरक्षण वास्तविकता में मिल नहीं रहा है। उस आरक्षण के लिए भी हम लड़ेंगे कि नहीं, हम जो, और उसमें ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी सब महिलाओं को दिया जाए। आज से बहुत पहले हमारे शरद पवार जी जो बहुजन के नेता थे, वो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था कि शरद प्रसाद यादव जी उन्होंने ये कहा था कि जो बाल कटी महिलाएं हैं वो आ जाएंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि वैसी महिलाएं आ जाएगी जो हम बहुजनों के लिए नहीं सोचेगी, जो हम महिलाओं के अधिकार के बारे में कुछ नहीं सोचेंगी, बस जिनके मुखौटे के रूप में वो काम करेंगी। तो वैसी हमें महिलाएं नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सारी महिलाओं को उसमें अधिकार मिले। सरकारी ठेके, अभी बताया गया कि जो भी रोस्टर क्लब है, जो रोस्टर सिस्टम है जो कॉलेज या फिर प्रोफेसर या इस सब की बहाली में होता है, जिसमें पहले 13 पॉइंट होते थे, अब 200 पॉइंट रोस्टर पॉइंट आ गए हैं। जिसमें 13 पॉइंट में भी पहले होता था कि शुरू से शुरुआत करते थे तो जो नॉन रिजर्व होता था, उसके बाद रिजर्व
को सीट ही नहीं आती थी रिजर्व वाले कैटेगरीज की, वो भी बेईमान था। 200 पॉइंट वाला है वो भी तो हमारा ये मांग है कि 1:1 हो, अगर एक रिजर्व सीट हो तो दूसरा अनरिजर्व हो, और फिर दूसरा जब शुरू किया जाए तो पहला रिजर्व हो और दूसरा अनरिजर्व हो, इस तरह से शुरू किया जाए ताकि सबको अधिकार मिले। ये भी अभी जो आप जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है, उसमें सारे उनके सरकार के जिनसे कंसल्ट होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, और वो आउटसोर्सिंग के द्वारा सबसे काम तो कराते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी आप देख रहे होंगे उसमें भी वैसी तरह हो रहा है। ये बहुत सारे मांगे हैं। बाकी हमारे भाई प्रवीण भाई हैं, हमारे भाई अनिल जी हैं, ये आपको और बातें अधिक पूरी। मैं आज सबसे पहले इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके लिए मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी और ख़ास करके बहुजन मीडिया के सभी साथियों को मैं दिल से बधाई देता हूं। आप कहेंगे कि बधाई आप हमको दे रहे हो, मीडिया को दे रहे हो, तो आप वो लोग हो जिन्होंने इस देश के बहुजनों को एकत्रित और संगठित करने का काम किया है। आपने लोगों को एकजुट किया है, जिसका नतीजा है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। देखिए, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि आज से 50 साल आप पीछे जब चले जाएंगे तो दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के इलाके में जो मैक्सिमम ज़मीनें थी, मैक्सिमम जो संपत्तियां थी, जो खेत खलिहान थे दिल्ली के आसपास में, वो या तो यादव के पास थे, जाट के पास थे, गुज्जर के पास थे, या SC ST OBC समाज के पास, डायमंड परिवार के पास लगभग 85% दिल्ली की ज़मीनें उनकी हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस देश की सामंतवादी सरकार इस देश में आई, जो कुछ चंद अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती थी, उन्होंने इन लोगों को, इस देश के दिल्ली के जाट, गुज्जर, यादव और SC ST OBC के लोगों के विकास के नाम पर ज़मीनों को उन्होंने अधिग्रहण किया, और जिसके एवज में लगभग ना के बराबर उनको कुछ दिया गया। बाद में उसी ज़मीन को डेवलप करके चंद पूंजीपतियों को दे दिया, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और उससे वो आज करोड़पति हो गए, और हमारा देश का बहुजन, दिल्ली का बहुजन गरीब से गरीब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या साजिश हुई, इन्हीं चीज़ों के और इन्हीं बातों का गहन मंथन करने के लिए हम 29 और 30 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, जो कल है। और आप लोगों से निवेदन है, खास करके दिल्ली वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने हक और अधिकार की बातों को, इस मुद्दे को, इस चर्चा को समझें, और इस बात को समझें कि किसके सरकार होने से आपको कहां तक आर्थिक रूप से गरीब और कमज़ोर किया गया। जब तक आप लोग मुद्दे को नहीं समझोगे, विचारधारा को नहीं समझोगे, तब तक आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। तो मैं फिर से अंत में बस ये कहते हुए दिल्ली और देश के बहुजनों को आमंत्रित करता हूं कि WTP के द्वारा, डायमंड परिवार के द्वारा, यदुवंशी महासभा के द्वारा एवं अन्य संगठनों के द्वारा जो ये प्रोग्राम 29 और 30 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करवाया जा रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आने वाले समय में इस देश की दशा और दिशा को तय करें। धन्यवाद। और ज्योतिमाला जी और आप मीडिया कर्मियों को मैं सादर नमन, अभिनंदन करता हूं कि आज मौका मिला है और सारे मुद्दे आपके पास आ चुके हैं। आप लोग शायद हमें भी जानते भी हैं कि पिछले 2019 से जो कार्यक्रम लगातार चला है, नई सरकार बनने के बाद 2014 में पहले बनी सरकार, उसके बाद 2019 में बनी, और 2019 में ही एक कड़ी आप लोग को याद होगा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही एक कार्यक्रम किया था, जिसमें सांसद सम्मान समारोह किया। उस सांसद समारोह का एक फ़ायदा मुझे जो मिला, नवोदय विद्यालय में एडमिशन, बहुसंख्यक समाज के बच्चे को आरक्षण मिलना शुरू हो गया, सैनिक स्कूल में हो गया, और कई सारे लोग जो हमारे बहुसंख्यक समाज के जो लोग थे, किसी भी पार्टी में थे, उनको कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन हम लोग काम निरंतर करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग का बता रहे थे साथी और प्रोफेसर रतन लाल जी कि कई सारे हथकंडे
अपनाए जाते हैं। जो एक लब का अंगूठा पहले किसी ने बिल्कुल एकदम आमने सामने हो करके काटा था, और आज एक लब का अंगूठा पीछे से बैकडोर से काटा जा रहा है। और वो आरक्षण के हथियार पे, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, हमारे लोग एग्जीक्यूटिव नहीं बनते हैं। आप लोग को पता है कि सत्ता के मुख्यतः 4 स्तंभ है, लेकिन अब 5 बन गए हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग हैं, लेकिन प्रॉपर अम्ब्रेला नहीं है। प्रॉपर नहीं अम्ब्रेला होने की वजह से हमारा कोई भाई बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसको कहीं से भी उसको मिलता नहीं है कि अपलिफ्ट हो पाए। दूसरा जो हमारा है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे तो अर्थ की कमी होगी, और अर्थ की कमी होगी तो सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे। तो हमारा बिजनेसमैन के ऊपर भी हम लोग ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम लोग हिस्सेदारी मिले, कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदारी मिले। बड़े व्यवसायिक हम लोग भी बन के आए, उसको छोटे छोटे पार्टिकल रूप में किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल की कमी होती है। तो व्यवसायिक तब बनेंगे तभी हमारे पास सत्ता भी आएगा, और तभी हमारा भारत का जो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी सरकार आकर के जो कहता है कि एक अच्छा और विश्व गुरु बनने का सपना जो देखते हैं, जब तक आम आवाम विश्व गुरु के रास्ते पे नहीं चलेगा तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। सेम हम लोग का न्यायपालिका में आप लोग को भी पता होगा कि जो भी हम लोग सामाजिक लेवल पे कोई मुकदमा ठोकते हैं तो उसमें हम लोग का कोई न्याय प्रॉपर नहीं मिल पाता, हमारा निरस्त कर दिया जाता। तो जब तक हमारा है जो कि हम लोग को जो डिमांड है कि हम लोग न्यायपालिका में भी, बड़े न्यायपालिका में हम लोग को आरक्षण के तहत, अपने लेवल पे तो कोई कुछ बन ही जाता, लेकिन आरक्षण पे जब अगर बनेगा, हमारे कोई भी बंधु बनेंगे, कोई अच्छे वकील या कोई जज बन करके ऊपर चढ़ेंगे तो वो न्याय की बात करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक टूल मैं बताता हूँ कि जो आरक्षण को हड़पने का कितना बड़ा टूल है, जिसके हाथ दांत में, मुंह में दांत ना हो उसके आगे चना रख देते हैं, और जिसके हाथ मुंह में दांत है उससे चना छीन लेते हैं। मतलब साफ है कि जिसको आरक्षण में जो बैरिकेटिंग कर दिया गया है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, वह स्पष्टता करता है कि आपकी आबादी को जो थोड़ा सा ऊपर उठे हैं उनको रोक दिया जाता है, और जो निचले तबके को बेचारे सोच नहीं पाते, जो गांव घर में रहते हैं वो अच्छे, कोई बाजीराव या अन्य में कोई कोचिंग में कोई नाम लिखा सकता है जी, दिल्ली में आ सकता है पढ़ने के लिए, जिसको प्रोफेसर साहब पढ़ा पाए। तो इसलिए हम लोग को जो मांग है 29-30, और मैं कहूँगा आप लोग के माध्यम से आप लोग भी वहाँ आएंगे, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी आप लोग को इनवाइट करता हूँ, और तमाम लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आ करके उसको दिखाएं, और आज ये मैसेज लगे, और तमाम लोगों से, जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे जाति के लोग, तमाम जाति के लोग बैनर पे आप देख रहे हैं, और हमारे बीच में करीब 50-60 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो आते हैं, वो तमाम से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आए, और कल परसों 2 दिन 29 और 30 जनवरी को प्रोग्राम हमारा सफल करें, और हमारे जो मांग है वो सरकार तक जा पाए। बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं ऐड कर दूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में है, और जो एजेंडा दिए जा रहे हैं, ये एजेंडा को लेकर भारत भर में जितने राज्यों में, ज़िलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी तरह के एजेंडा को लेकर अपने अपने झंडा पे, अपने अपने बैनर पे, अपने अपने संगठन को लेकर तमाम जगह पे आप प्रेस वार्ता करें, आप एक्शन प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, अभी सबसे बड़ी चुनौती EVM है, EVM और जाति जनगणना है। इसी दोनों से जो है ना बहुत सारा समस्या जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों से अपील भी है कि देश में जहाँ भी है, ये कोई कॉपीराइट नहीं हमारा ये मुद्दा, ये तमाम लोगों का है, अपने अपने संगठन पे देश भर में आप जहाँ भी कर सकते हैं वहाँ कीजिए।